नमस्कार दोस्तों, व्याकरण की इस एक नई क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इससे पिछले जो क्लास हुई थी उसमें हमने सर्वनाम के बारे में चर्चा की थी। आज सर्वनाम के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने समझा सर्वनाम को सर्वनाम क्यों कहते हैं, सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, ये हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम सर्वनाम के जो भेद होते हैं उनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो सर्वनाम आज का अपना टॉपिक सर्वनाम और सर्वनाम के अंतर्गत सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। ये हम देख चुके हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम की संख्या होती है 11। जो 6 भेद है उन 6 भेद में 11 सर्वनाम समाहित हैं। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा पहला भेद है, सर्वनाम का पहला भेद, सर्वनाम का पहला प्रकार। और पहला प्रकार कौन सा है? वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। वैसे तो सर्वनाम चैप्टर में सर्वनाम के भेद के अंतर्गत जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। देखिए ये क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो है वो क्या है, किसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष का यहां पर क्या मतलब है, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। जी, पुरुष, यहां पर पुरुष का क्या अभिप्राय है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहां पुरुष का क्या अभिप्राय है, अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। देखिए पुरुष का यहां पर मतलब होता है वक्ता, ध्यान रखना, या लेखक। वक्ता मीन्स जो बोलता है, लेखक मतलब जो लिखकर अपनी बात को व्यक्त करता है। और पुरुष के अंतर्गत आता है श्रोता, श्रोता और पाठक, यानी वक्ता की बात को सुनने वाला या लेखक की बात को पढ़ने वाला। तो श्रोता और पाठक ये भी पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और क्या आता है पुरुष के अंतर्गत? तो पुरुष के अंतर्गत आता है वक्ता और श्रोता के बीच में ऐसा कोई व्यक्ति जो बातचीत का विषय हो, उसे भी हम पुरुष के अंतर्गत ही सम्मिलित करते हैं। तो विषय, तो 3 चीजें हैं जो पुरुष के अंतर्गत समाहित है। कौन कौन सी? फिर से देखिए, पुरुष के अंतर्गत आता है वक्ता, यानी किसी भी बात को कहने वाला, या लेखक, किसी भी बात को लिखकर व्यक्त करने वाला। अभिव्यक्ति 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। तो मौखिक अभिव्यक्ति मतलब करने वाला वक्ता, और लिखित अभिव्यक्ति मतलब करने वाला लेखक। वक्ता की बात को सुनने वाला श्रोता, लेखक की बात को पढ़ने वाला पाठक, ये भी पुरुष के अंतर्गत समाहित है। और इन दोनों के बीच में, मतलब वक्ता और श्रोता के बीच में ऐसा व्यक्ति, ऐसा थर्ड पर्सन जो बातचीत का विषय हो, जो बातचीत की विषय वस्तु हो, वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। किसके अंतर्गत? पुरुष के अंतर्गत। तो पुरुष का मतलब स्पष्ट है। अब बात करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं और उसका किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम ये होते हैं 3 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। अभी हमने पहले देखा कि पुरुष के अंतर्गत क्या समाहित है, पुरुष के अंतर्गत समाहित है वक्ता, लेखक। तो ध्यान रखना, जो वक्ता होता है, जो लेखक होता है, इसे कहते हैं प्रथम पुरुष, या इसे हम कह सकते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में वक्ता और लेखक सम्मिलित है। जो अपनी बात को मौखिक अभिव्यक्ति करता है, जो अपनी बात की लिखित अभिव्यक्ति करता है, उसे प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष के नाम से जाना जाता है। जो श्रोता है या पाठक है, उसे हम द्वितीय पुरुष कहते हैं। द्वितीय पुरुष, या फिर उसका नाम है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। इसी प्रकार से वक्ता और श्रोता के बीच में जो बातचीत का विषय है, जो व्यक्ति बातचीत का विषय है, ध्यान रखना, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए होता है, वस्तु के लिए कभी इसका प्रयोग नहीं होता है। सिर्फ व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग होता है। इसलिए वक्ता और श्रोता के बीच में ऐसा व्यक्ति जो बातचीत का विषय हो, जो बातचीत की विषय वस्तु हो, उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं
तृतीय पुरुष, थर्ड पर्सन, या कहेंगे अन्य पुरुष। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पुरुष कितने प्रकार के हुए, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होंगे, वो इसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा। तो पुरुष कितने प्रकार के हैं? पुरुष हो गए 3 प्रकार के, एक वक्ता या लेखक जिसे प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहा जाता है। नंबर 2 श्रोता या पाठक जिसे द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष का नाम दिया गया है। और तीसरा होता है विषय जिसे हम तृतीय पुरुष या फिर अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए, चूंकि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम भी कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। अब ये 3 प्रकार के कौन कौन से हैं तो देखिएगा। उत्तम पुरुष की अगर हम बात करें, उत्तम पुरुष ये वाला, ठीक है, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? तो होता है मैं। ये लो जी, मैं जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है तू। तू जो है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि तू का प्रयोग हमेशा वक्ता किसके लिए करता है? श्रोता के लिए करता है, और मैं का प्रयोग वो खुद के लिए करता है, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य पुरुष की अगर हम बात करें, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो उसके लिए हम जिस सर्वनाम का निर्धारण करते हैं वह है, ठीक है। वो कौन सा सर्वनाम है? वह है। तो इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के हुए? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए 3 प्रकार के। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तू, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह। चलिए इसके बारे में हम और बात करते हैं। ये जो मैं है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं। अब जो मैं है इसका बहुवचन रूप क्या होता है? हम। इसका बहुवचन होता है हम। तो मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, हम भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन जब हम सर्वनामों की संख्या यानी उनकी काउंटिंग करेंगे तो 2 बार काउंटिंग नहीं होगी, मैं की अलग और हम की अलग नहीं। हम तो मैं का ही बहुवचन है, इसीलिए मैं की काउंटिंग होगी, हम की काउंटिंग नहीं होगी। सर्वनाम की संख्या बताते समय हमको काउंटिंग में शामिल नहीं करेंगे, गणना में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन सर्वनाम मैं का बहुवचन है हम, इसीलिए हमको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का दर्जा देंगे। इसी प्रकार से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है तू, तो काउंटिंग में तो तू ही शामिल करेंगे, लेकिन तू का बहुवचन क्या होता है? तू का बहुवचन होता है तुम। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तू का प्रयोग एकवचन के लिए होता है और तुम का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। आम बोलचाल में हम तुम का प्रयोग एकवचन के लिए भी कर देते हैं, तुम का प्रयोग एकवचन, लेकिन व्याकरण के अनुसार तुम बहुवचन है, यू बहुवचन है, इसलिए तू एकवचन और तुम बहुवचन, और दोनों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वह, और इसका बहुवचन क्या होगा? वे। तो मैं का हम, तू का तुम, वह का वे, ये सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम में शामिल किए गए हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखिएगा, जैसे ये मैं है, मैं क्या है? मैं है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इसका प्रयोग कौन करता है? इसका प्रयोग वक्ता करता है, वक्ता करता है, लेखक करता है। वक्ता और लेखक खुद के लिए, स्वयं के लिए मैं का प्रयोग करता है। जैसे मैं वक्ता हूं और मुझे अपना परिचय देना है, तो मैं किस प्रकार से कहूंगा? मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं। यहां वक्ता स्वयं के लिए इसका प्रयोग करेगा, मैं एक अध्यापक हूं। यहां पर वक्ता ने खुद के लिए, स्वयं के लिए मैं का प्रयोग किया, तो ये मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसी प्रकार से यही वक्ता, यही लेखक अगर श्रोता के लिए या पाठक के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करेगा वो कहलाएगा मध्यम। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तू। जैसे मुझे किसी श्रोता को, जैसे मुझे किसी विद्यार्थी को, मेरे सामने जो विद्यार्थी बैठे हैं मान लीजिए, और मैं उन विद्यार्थियों को कहता हूं तू जा, तुम जाओ, आप जाइए, तो ये तू, तुम और आप, सर्वनाम तो एक ही है तू, लेकिन उसी का बहुवचन आप, आदर के लिए उसी का बहुवचन तुम और आदर के लिए आपका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने लिखा तू जा,
ये तू का प्रयोग ये वक्ता किसके लिए कर रहा है? ये वक्ता श्रोता के लिए कर रहा है, इसीलिए तू क्या है? श्रोता के लिए चूंकि इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए ये कहलाएगा, ये तू क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से यही वक्ता, ये जो वक्ता है, ये किसी थर्ड व्यक्ति के लिए, थर्ड व्यक्ति कौन? खुद को और श्रोता को छोड़कर, स्वयं को और श्रोता को छोड़कर, ऐसा व्यक्ति जो थर्ड है, जो तीसरा है, उसके लिए अगर वक्ता को सर्वनाम का प्रयोग करना पड़े तो वो सर्वनाम का प्रयोग करेगा वह। जैसे उदाहरण समझिए, जैसे मैंने यहां लिख दिया कि वह कल आएगा। वह कौन? वह कौन? वह जिसकी बात चल रही है, जिसकी बात हो रही है, वक्ता श्रोता को बता रहा है वह कल आएगा। अब वह राम श्याम गणेश महेश दिनेश सुरेश सीता गीता कोई भी हो सकता है, तो यहां पर वह जो है वो थर्ड पर्सन के रूप में काम लिया गया है। एक बात मैं आप लोगों को और बढ़िया बता देना चाहता हूं कि जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, कौन सा होता है? वह। हमेशा ध्यान रखना, चाहे पुरुषवाचक सर्वनाम हो, चाहे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो, चाहे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो, चाहे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो, इन सर्वनामों का प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए होता है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग तो ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो वहां प्रेजेंट नहीं है, जो वहां उपस्थित नहीं है, उसके लिए उसका प्रयोग आम तौर पर किया जाता है। ध्यान रखना, आम तौर पर, सामान्यतः, जनरली उसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं अपेक्षा करता हूं हमारे यहां समझ में आ गई। देखिएगा, वापस देखिए, हम बात कर रहे हैं सर्वनाम की, सर्वनाम के भेद या प्रकार की बात करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, वक्ता या लेखक, श्रोता, पाठक और विषय। ठीक है। अब जो वक्ता और लेखक है, देखिए, जो वक्ता है, जो लेखक है, उसे हम प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से श्रोता और जो पाठक होता है उसे हम द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष के नाम से जानते हैं। और जो विषय, वक्ता और श्रोता के बीच में जो विषय है, जिस व्यक्ति की बात हो रही है, जिस व्यक्ति की बात की जा रही है, उसे हम विषय कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, उसे हम तृतीय पुरुष या फिर अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। अब चूंकि पुरुष हो गए तीन प्रकार के, उत्तम, मध्यम और अन्य। अब उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कौन सा है? मैं का बहुवचन क्या होता है? हम। इन दोनों को ही हम किस में शामिल करेंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। इसी प्रकार से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है तू। सर्वनाम तो एक ही होता है तू, लेकिन उसका बहुवचन तुम। दोनों को किस में शामिल करेंगे? दोनों को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में करेंगे। और हम आप का इस्तेमाल भी यदि श्रोता के लिए करते हैं, आपका इस्तेमाल कहां किया जाता है? जो व्यक्ति हमसे पद में, प्रतिष्ठा में, उम्र में बड़ा हो, उसके लिए आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए हम आपका इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखना, यदि आपका प्रयोग यू के रूप में किया गया, अंग्रेजी के यू के रूप में किया गया है, तब वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। लेकिन यदि आपका प्रयोग खुद के लिए हुआ है तब नहीं, श्रोता के लिए हुआ है तब ही हम उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का दर्जा देते हैं। यह बात ध्यान रखने वाली है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वह, उसका बहुवचन होता है वे। तो वह और वे, इन दोनों का प्रयोग ही हम किस रूप में करेंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में करेंगे। राइट। अब हम देखिए एक बढ़िया बात और बताते हैं आप लोगों को, और वो ये है, जैसे मैं, अब ये मैं सर्वनाम है, इसका रूप हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, हमने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास ढंग से देखी है तो ये जो सर्वनाम है मैं, इसका रूप हम किस आधार पे चेंज कर सकते हैं? वचन के आधार पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से कारक के आधार पे और पुरुष के आधार पे 5 तत्व हुए हैं, 5 जिम्मेदार उत्तरदायी कारक हैं, जिनके कारण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। 5 में से 3 यहां लागू होंगे, वचन, कारक और पुरुष। लिंग में पढ़ा चुका हूं, आप देखना, लिंग के आधार पर सर्वनाम का रूप नहीं बदलता है और काल के आधार पर भी सर्वनाम का रूप नहीं बदलता है। 2 को छोड़ दो, कौन कौन से? लिंग और काल। 3 को रख लो, वचन, कारक और पुरुष। अब यहां जो सर्वनाम है उसमें कारक की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं यहां आप लोगों को अभी बताऊंगा कि कारक से हम किस प्रकार से
सर्वनाम का रूप बदलते हैं, क्योंकि यदि कारकीय रूप आ गया परीक्षा में, किसी भी सर्वनाम का कारकीय रूप, तो वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह सर्वनाम कौन सा है। तो कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, मैं समझाता हूं आप लोगों को। देखिए, यहां हम कारक का नाम लिख देते हैं, कारक, ठीक है। यहां हम लिख देते हैं कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, और यहां हम लिख देते हैं रूप, और यहां हम लिख देते हैं उसका बहुवचन रूप, बहुवचन रूप, ठीक है। अब पहला कारक कौन सा होता है? कर्ता। कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? ने, हम सब जानते हैं। अब इसका ये जो रूप है, ये कौन सा रूप है? यह है एक वचन, ध्यान रखना, यह है एक वचन वाला रूप। अब मुझे में सर्वनाम जो है उसका रूप बदलना है, में सर्वनाम का। तो इस में के साथ, मूल सर्वनाम तो में है, इसके साथ कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? ने। तो एक वचन का रूप बनेगा मैंने, ये लो जी। और में का बहुवचन क्या होता है? तो में का बहुवचन होता है हम, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? हमने, ये लो जी। अब परीक्षा में यदि कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें मैंने या हमने का प्रयोग किया, जैसे इस प्रकार से आ गया, मैंने ताजमहल देखा है, और आपसे पूछ ले कि बताइए भाई मैंने कौन सा सर्वनाम है, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैंने में का ही रूप है, में कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने का प्रयोग जोड़कर बनाया है, इसीलिए यह भी क्या माना जाएगा? ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ही माना जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ही माना जाएगा। कई बार विद्यार्थी ये सोच लेते भाई सर्वनाम तो में ही होता है, ये मैंने कहां से आ गया? तो मैंने कैसे बना है? ने कारक चिन्ह का प्रयोग में के साथ करने से मैंने का निर्माण हो गया, मैंने को हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ही मानेंगे। इसी प्रकार से हमने क्या मानेंगे? हमने को भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ही मानेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा कारक कौन सा है? कर्म कारक। और कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? को। इस में के साथ को का योग करेंगे तो मैं को ये नहीं बनेगा, क्या बनेगा? मुझे या मुझको। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि वाक्य शब्द शुद्धि और शब्द शुद्धि दोनों की दृष्टि से मुझे ठीक है, मुझको ठीक नहीं है। जब हम आगे की कक्षाओं में कभी पढ़ने का अवसर मिलेगा वाक्य शुद्धि, तो अगर मैं इस प्रकार से एक वाक्य बनाता हूं, मुझको 10,000 रुपए चाहिए, ये वाक्य ठीक नहीं है। मुझको की बजाय अगर मैं इसके प्रयोग करूं मुझे 10,000 रुपए चाहिए, ये ठीक है। तो मुझको वाक्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, शब्द शुद्धि की दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। यहां पर मैं के साथ को का प्रयोग करेंगे तो आप मुझको न बना के बनाइएगा मुझे। इसी प्रकार से हम के साथ को का प्रयोग करेंगे तो हमको नहीं हमें, ये लीजिए। यहां अगर हम ये बना देते हैं हमको, ये थोड़ा विचित्र है, ठीक नहीं है। तो यहां ध्यान दें, मैं के साथ को का प्रयोग करेंगे तो मुझे, और हम के साथ में को का प्रयोग करेंगे तो हमको न बनाकर हमें। इस प्रकार से शब्द बनाइए। नंबर 3, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, कर्ण। कर्ण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? से। मैं के साथ से का प्रयोग करेंगे मुझसे, ये लीजिए। और हम के साथ प्रयोग करेंगे हमसे, ये लीजिए जी। इसी प्रकार से नंबर 4, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान। और संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए। तो मैं के साथ के लिए का प्रयोग करेंगे मेरे लिए। एक बड़ी बात मैं आप लोगों को और बताता हूं कि यहां पर मैं के साथ में हम सिर्फ ध्यान रखना, मैं के साथ में या हम के साथ में, या ये हो गए दोनों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है तू या फिर तुम। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, केवल इन्हीं 2 सर्वनामों के साथ जब हम
संप्रदान कारक का कारक चिन्ह के लिए का प्रयोग करते हैं तो के रे में तब्दील हो जाता है और फिर मेरे लिए या फिर हमारे लिए, तुम्हारे लिए, इस प्रकार से बनेगा। सिर्फ ध्यान रखना उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, बाकी किसी के साथ ये परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हो गया, यहां पर बहुवचन रूप बन जाएगा हमारे लिए। ओके, आ जाइए नंबर 5। तो कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, उसके बाद में अपादान। अपादान में अलग होने का बोध होता है, इसका कारक चिन्ह भी से होता है। तो यहां मैं के साथ में से का प्रयोग करेंगे मुझसे, और फिर हम के साथ करेंगे हमसे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से यहां मैं सही लिख देता हूं, ये लीजिए। इसी प्रकार से नंबर 6 संबंध कारक। संबंध कारक, और संबंध कारक का कारक चिन्ह का, के, की। ध्यान रखने वाली बात, केवल, केवल और केवल उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इन दो के साथ ही, वापस बता रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं, इन दो के साथ ही का, के, की, रा, रे, री में तब्दील होंगे। यानी मे के साथ आप का प्रयोग करोगे तो मेका नहीं बनेगा, मेका बनेगा मेरा। के का इस्तेमाल करोगे मेके नहीं बनेगा, मेरे। और की का इस्तेमाल करोगे तो मेरी। ये का, के, की, रा, रे, री में तब्दील हो जाता है। ये पूछा जा सकता है किसी आने वाली परीक्षा में कि ऐसे कौन से सर्वनाम हैं जिनके साथ संबंध कारक का कारक चिन्ह प्रयुक्त करने पर वो का, के, की बजाय रा, रे, री में तब्दील होते हैं। तो ऐसे सर्वनाम सिर्फ दो ही हैं, एक तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बाकी किसी सर्वनाम के साथ का, के, की, रा, रे, री में तब्दील नहीं होंगे। तो क्या बनेगा, मैं के साथ में मेरा, मेरी और मेरा, मेरे और मेरी। इसी प्रकार से हम के साथ प्रयोग करेंगे तो हमारा, हमारे, हमारी। ये लो जी, इस प्रकार से। इसके बाद में है अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है मैं पर। इस मैं के साथ में मैं का प्रयोग करेंगे तो मुझ में, मुझ में, मुझ पर। इसी प्रकार से हम के साथ में हम में, हम पर। ये लीजिए। और अंतिम होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक का कोई कारक चिन्ह नहीं होता है, मैं बता चुका हूं आप लोगों को। इसीलिए संबोधन कारक से किसी भी सर्वनाम का रूप नहीं बदलेगा। यह प्रश्न भी बनता है कि ऐसा कौन सा कारक है जो सर्वनाम के रूप को प्रभावित नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। तो संबोधन कारक होता है जो किसी भी सर्वनाम के रूप में बदलाव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि संबोधन कारक का कोई कारक चिन्ह नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना। ये जो यहां पर मैंने लिखा है, यहां लिखने का क्या उद्देश्य है? ये लिखने का उद्देश्य है कि आप लोगों को ये पता रहे कि सर्वनाम जो है वो कारक के हिसाब से किस रूप में बदलते हैं। और ये बदले हुए रूप यदि आ जाते हैं किसी परीक्षा में, किसी उदाहरण में, अगर ये आप मैंने, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, मुझसे, मेरा, मेरी, मेरे, या मुझ में, मुझ पर आ जाए, या इस प्रकार से हमने, हमें, हमसे, हमारे लिए, हमसे, ये ऐसा आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये सारे के सारे क्या हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बाकी के जितने सर्वनाम हैं, कितने सर्वनाम है कुल? कुल सर्वनाम कितने हैं? कुल सर्वनाम है 11 है। कुल सर्वनाम कितने हैं? 11 सर्वनाम है। 11 सर्वनाम में याद रखना 2 सर्वनाम छोड़ दो, 2 सर्वनाम छोड़ दो। कौन कौन से? आगे हम पढ़ेंगे। एक तो कुछ और एक क्या। इन 2 सर्वनामों का रूप नहीं बदलेगा। इनका जो रूप है वो हमेशा कैसा रहेगा? अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय रहेगा। बाकी 9 सर्वनाम ऐसे हैं जिनका रूप कारक के दृष्टिकोण से बदल जाएगा। तो 11 में से 2 सर्वनाम कम कर दो, 9 सर्वनाम कारक चिन्ह लगाने से बदलते हैं। ये 2 सर्वनाम नहीं बदलते हैं। सर ये 2 क्यों नहीं बदलते हैं? क्यों नहीं बदलते हैं? क्योंकि इनका प्रयोग अप्राणियों के लिए होता है। ध्यान रखना, अप्राणियों के लिए होता है, मतलब निर्जीवों के लिए होता है। केवल उन्हीं सर्वनामों का रूप बदलेगा जिनका प्रयोग सजीवों के लिए होता है, प्राणियों के लिए होता है।
बाकी के 9 सर्वनाम का प्रयोग हम प्राणियों के लिए करते हैं, इसलिए उनका रूप बदल जाता है। लेकिन कुछ और क्या, ये 2 सर्वनाम ऐसे हैं जिनका प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है, अप्राणियों के लिए होता है, निर्जीवों के लिए होता है। इस वजह से इनका रूप कभी नहीं बदलेगा, इनके साथ कारक चिन्ह ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अभी हमने देखा। इसी प्रकार से यदि आपको तू का रूप बदलना है, ध्यान रखना, आगे हम पढ़ेंगे, तू का रूप बदलना है, बदल दो। तू के साथ ने लगाएंगे, तूने। तू के साथ को का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, तुझमें या तुझे, सॉरी तुझमें नहीं, तुझे। कर्ण कारक का कारक चिन्ह से प्रयोग करेंगे तू के साथ तो तुझसे, तेरे लिए, तुझसे, तेरा, तेरे, तेरी, तुझमें, तुझ पर। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम बात करेंगे। तू का बहुवचन होता है तुम, तो तुमसे भी आप इसका बहुवचन का रूप बदल सकते हो। तो ये सारा जो सिस्टम है ये कारक चिन्ह जोड़ने से बनता है। तो अगर इनमें से किसी प्रकार का कोई भी शब्द आ जाए तो वहां हमें ध्यान रखना है ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये अलग से नहीं है, ये मैं और तू के ही रूप है जी। चलिए, ये हुआ हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम या सर्वनाम से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई व्याधि हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई व्यवधान आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उत्तर जरूर देंगे। नेक्स्ट आ जाइए, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जी, सर्वनाम का दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। एक बात हम और कर लेते हैं यहां पे, ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है इसी का एक नाम होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, कई बार परीक्षा में निश्चयवाचक सर्वनाम की जगह नाम दे देते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। हम सोचते हैं यार ये क्या चीज है, ये क्या भला है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है उसी का दूसरा नाम संकेतवाचक सर्वनाम है। अब निश्चय का मतलब क्या होता है? निश्चय का मतलब होता है डेफिनेट। डेफिनेट यानी जब किसी व्यक्ति वस्तु, अब यहां पर वस्तु भी सम्मिलित हो चुकी है, व्यक्ति और वस्तु। इससे पहले जो हमने सर्वनाम पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें तो केवल व्यक्ति, पुरुषवाचक सर्वनाम केवल व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं, किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु, ध्यान देना दोनों चीजें इसके अंतर्गत आ गई है, व्यक्ति भी है और वस्तु भी है। और व्यक्ति और वस्तु का किस प्रकार का ज्ञान? निश्चयात्मक ज्ञान। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब हमारा नॉलेज है, हमारी जानकारी कैसी हो? डेफिनेट। तब हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, यह और वह। ये दोनों क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह है जिसे हम अंग्रेजी में नाम देते हैं दिस, एंड वह के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। और देखिए दिस और दैट का प्रयोग कहां किया जाता है, कब किया जाता है? पहली बात तो ये हो गई कि यह और वह का प्रयोग वहां किया जाएगा जब किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में हमारा ज्ञान हो। कैसा ज्ञान हो? निश्चयात्मक ज्ञान हो। ठीक है, अब यह का प्रयोग मतलब दिस का प्रयोग हम कहां करते हैं, कहां करना चाहिए? निकटवर्ती, निकट, पास, समीप, करीब, नजदीक। यानी कोई व्यक्ति या वस्तु हमारे पास में है, हमारे नजदीक है, समीप है और उसका निश्चयात्मक ज्ञान हमें है और अपने निश्चयात्मक ज्ञान को सर्वनाम के माध्यम से व्यक्त करना है, तब हम यह का इस्तेमाल करेंगे। कब? जब कोई व्यक्ति या वस्तु हमारे पास में हो। और वह का प्रयोग कब करेंगे? वह मीन्स दैट। दैट का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई व्यक्ति या वस्तु हमसे दूर हो।
दूर खड़ा है, दूर रखी हुई है, ठीक है, दूर है, तब हम वह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक यहां मेरे पास में पड़ी है, तो मैं कहूंगा इंग्लिश में किस प्रकार से कहूं, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। और वही कोई मेरा मित्र दूर खड़ा है, कोई मेरा स्टूडेंट पीछे बैठा है, सबसे पिछली रो में बैठा है, और फिर मैं उसको इंडिकेट करते हुए, उसको संकेत करते हुए, ध्यान रखना, संकेत करते हुए मैं इस्तेमाल करूंगा। जैसे मुझे अंग्रेजी में कहना होगा तो मैं कहूँ दैट इज माई फ्रेंड, इशारा करके, संकेत करके, दैट इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। दूर है इसीलिए वह का इस्तेमाल, पास है तो फिर यह का इस्तेमाल। तो यह और वह का प्रयोग हम कब करते हैं, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमारा निश्चयात्मक ज्ञान हो। यह का प्रयोग निकट के लिए करते हैं और वह का प्रयोग दूर के लिए करते हैं। अब एक बात ध्यान रखना इसके अंतर्गत, चूंकि इसका नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। अब बताओ भाई, संकेत हम किसी व्यक्ति या वस्तु का कब कर सकते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु का संकेत हम कब कर सकते हैं? हम तभी कर सकते हैं जब वह व्यक्ति या वस्तु हमारी आंखों के सामने है, जिसे हम देख सकते हैं। भाई किसी को देख सकते हैं तभी तो संकेत कर सकते हैं, यह वह। जब कोई व्यक्ति या वस्तु हमारी आंखों के सामने है ही नहीं, तो फिर उसका संकेत कैसे किया जा सकता है? ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, राइट? और पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ा था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान रखना, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? तो वहां पर हमने पढ़ा था वह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। और यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी, चूंकि निश्चयवाचक सर्वनाम दो तरह के होते हैं, यह और वह, यहां भी हम पढ़ रहे हैं वह। तो नो डाउट ये प्रश्न उपजना चाहिए, ये जो डाउट है, ये कंफ्यूज है, ये स्थिति, कंसेप्ट है, वो क्लियर होनी चाहिए कि वह का प्रयोग यहां भी है, वह का प्रयोग यहां भी है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो वाक्य में वह का इस्तेमाल किया गया है वो निश्चयवाचक है या फिर अन्य पुरुषवाचक है? इसके लिए दो बातें मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, जहां अगर ऐसी स्थिति हो, पहले तो आपको यह देखना है कि जो वह का इस्तेमाल हुआ है वो व्यक्ति के लिए हुआ है या वस्तु के लिए हुआ है, व्यक्ति के लिए हुआ है या वस्तु के लिए हुआ है। ध्यान रखना, यदि वस्तु के लिए हुआ है, केवल वस्तु के लिए उसका प्रयोग किया गया वाक्य में, तो फिर वो पुरुषवाचक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम तो केवल और केवल व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, वस्तु के लिए होता ही नहीं है। तो वस्तु के लिए है तो स्थिति क्लियर है, कहीं दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, ये अपने आप में एक ट्रिक है, तो फिर वो निश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति के लिए है, ध्यान रखना, यदि वो व्यक्ति के लिए है, तब हमें ये देखना है, क्योंकि व्यक्ति के लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल भी व्यक्ति के लिए हो सकता है और निश्चयवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल भी व्यक्ति के लिए हो सकता है। तब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अब बताओ, तो हमें ये देखना है कि वाक्य की सिचुएशन क्या है, वाक्य का अर्थ किस प्रकार का है। यदि व्यक्ति हमारी आंखों के सामने है, जिसे हम संकेत करके बता सकते हैं, इशारा करके कह सकते हैं, तब तो है निश्चय, क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम संकेतवाचक। संकेत तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु हमारी आंखों के सामने है, ठीक है, तो वो होगा संकेतवाचक सर्वनाम। और यदि ऐसे किसी थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, अन्य मतलब थर्ड, ऐसे थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, ऐसे अन्य व्यक्ति की बात की जा रही है, व्यक्ति की, ध्यान रखना, जो वहां प्रेजेंट नहीं है, जो वहां उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है तभी तो अन्य है, तब वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। यह कब? जब वह का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो, वस्तु के लिए है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए मैं उदाहरण से आप लोगों को समझाता हूं। जैसे मैंने यहां लिखा वह कल आएगा, यहां आप वह देखो, क्या ऐसे किसी व्यक्ति के लिए यह वह का इस्तेमाल हुआ है जो वहां प्रेजेंट है? नहीं। यहां पर वह का प्रयोग जो है ऐसे व्यक्ति के लिए हुआ है जो प्रेजेंट नहीं है, तो ये नो डाउट अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा।
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और अगर मैं कहता हूं वह मेरा मित्र है, संकेत करके वह मेरा मित्र है, क्योंकि वो दूर खड़ा है तो वह मेरा मित्र है, तो यहां पर वह का प्रयोग है ऐसे किसी व्यक्ति के लिए हुआ है जो सामने है, जो उपस्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरी बात, जब हमने ये कहा कि वह मेरा मित्र है, इसके बारे में आप समझिएगा कि वह का प्रयोग ऐसे शख्स के लिए हुआ है जिसकी हमें पूर्णतः जानकारी है, जिसके बारे में हमारा निश्चयात्मक ज्ञान है कि भाई मेरा मित्र है, शत्रु नहीं है, मित्र है वो। तो यहां पर चूंकि निश्चयात्मक स्थिति भी व्यक्त हो रही है, इसीलिए वह को क्या माना जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये ध्यान देने वाली बात है, राइट है। चलिए, इसी प्रकार से अगर यह आ जाए कि वह पुस्तक मुझे दो, वह पुस्तक मुझे दो, तो चूंकि पुस्तक के लिए वह का इस्तेमाल हुआ है, पुस्तक के लिए, पुस्तक क्या है, वस्तु, वस्तु है तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, निश्चय है, निश्चय है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग तो वस्तु के लिए होता नहीं, इसीलिए निश्चय। तो ये कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी होगी, सावधानी रखनी होगी, जिससे हम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी बात समझ में नहीं आई हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, बताएंगे। अगर क्लास में कहीं व्यवधान है, कहीं दिक्कत आ रही है, तो एक क्लास जो है वो हम सॉल्यूशन की क्लास रखेंगे, वहाँ हम आपके सारे डाउट्स, सारे किसी प्रकार की कोई व्यवधान, किसी प्रकार की कोई बाधा निवारण करने के लिए रख देंगे। तीसरा जो अपना सर्वनाम का भेद होता है, प्रकार होता है, उसको नाम दिया गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, ये देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, ओके। दूसरा हमने पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, मैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम को शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं आप लोगों को, ये जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है उसको 1 मिनट शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं, ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, 2 प्रकार के होते हैं, यह और वह। इनका रूप बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि दोनों का प्रयोग हम कब करते हैं, व्यक्ति और वस्तु के लिए। तो भाई व्यक्ति के लिए करते हैं ना, तो रूप बदलेगा। वस्तु के लिए, केवल वस्तु के लिए यदि इस्तेमाल होता है तो नहीं होगा, नहीं बदलेगा, नहीं परिवर्तित होगा। लेकिन अगर व्यक्ति और वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है तो बदलेगा। अब अगर यह का रूप बदलना है, कारक चिन्ह जोड़कर, वह का रूप बदलना है कारक चिन्ह जोड़कर, तो कैसे बदलेंगे? तो ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए यहां कर्ता कारक का कारक चिन्ह है ने, और यह के साथ ने लगाना है, तो यह नहीं बनेगा, यह ने, ये नहीं बनेगा। यह को हमें किस में बदलना होगा, इस, और वह को उस। फिर उसके बाद में जो भी कारक चिन्ह आपको जोड़ना है, ने, को, से, जो भी जोड़ना है वो जोड़ दीजिएगा। तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, देखो यहां इसके साथ में ने जोड़ेंगे, इसने, और इसका बहुवचन क्या होगा, इसका बहुवचन क्या होगा, इन, उसका बहुवचन क्या होगा, उन। ये एक वचन, ये बहुवचन, तो एक वचन के साथ जोड़ेंगे इसने, बहुवचन इनने। इसी प्रकार से को जोड़ना है, इसको, मैं इसका रूप बता रहा हूं अभी, इसी प्रकार से वह का रूप भी बन जाएगा, इसको, इनको। इसी प्रकार से जोड़ना है, इससे, और इनने, इनसे, ये। और इसी प्रकार से आगे के कारक चिन्ह हम जोड़ सकते हैं, और इसी प्रकार से आप वह का रूप भी बदल सकते हो। तो इस प्रकार से रूप बदलेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगला जो अपना सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कितने होते हैं भाई? ये भी 2 होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है वो कब किया जाता है। कब किया जाता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में अनिश्चयात्मक ज्ञान व्यक्त करने के लिए। अनिश्चयात्मक ज्ञान,
अनिश्चयात्मक ज्ञान का मतलब इनडेफिनेट नॉलेज, अनिश्चयात्मक ज्ञान व्यक्त करने के लिए, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब हमारी जानकारी डेफिनेट नहीं हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं, तब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है कोई और एक होता है कुछ। ये दो सर्वनाम क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब कोई का प्रयोग प्राणी के विषय में, सजीव के विषय में, प्राणी के विषय में अनिश्चयात्मक ज्ञान। जब हमें किसी प्राणी के बारे में अनिश्चयात्मक ज्ञान सर्वनाम के माध्यम से व्यक्त करना हो तब हम कोई का प्रयोग करेंगे। और यदि किसी अप्राणी के बारे में यानी निर्जीव के बारे में, निर्जीव के विषय में जब हमें अनिश्चयात्मक ज्ञान हो और उस अनिश्चयात्मक ज्ञान को हमें व्यक्त करना हो तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तब हम कुछ का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी बात है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम दो होते हैं। एक तो होता है कोई और एक होता है कुछ। राइट। कोई का प्रयोग प्राणियों के लिए करते हैं, कुछ का प्रयोग अप्राणियों के स्थान पर करते हैं। अब याद रखना, कोई का प्रयोग प्राणियों के लिए करते हैं यानी सजीवों के स्थान पर करते हैं, ठीक है, और कुछ का प्रयोग अप्राणियों प्लस जो तुच्छ प्राणी होते हैं, तुच्छ प्राणी। या तुच्छ का क्या मतलब है, जो आकार में छोटे हो, लघु हो, उनके लिए भी कुछ का इस्तेमाल किया जा सकता है। अप्राणी प्लस तुच्छ प्राणी, उनके लिए भी कुछ का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पहली बात, उसके बारे में हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए, अनिश्चयात्मक ज्ञान हो, तभी हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। कैसे, आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया कि कोई आया है, कोई आया है। मान लीजिए दरवाजा बंद है, दरवाजा कोई खटखटा रहा है और हम दरवाजे कमरे के अंदर बैठे हैं और हम आवाज लगाते हैं, दरवाजा खोलो, कोई आया है। अब कोई कौन, जो आया है उसके बारे में हमारी जानकारी नहीं है। वो हमारा मित्र हो सकता है, हमारा रिश्तेदार हो सकता है, हमारे अभिभावक हो सकते हैं, वो कोई अननोन पर्सन हो सकता है। जानकारी नहीं है, तभी तो हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, तभी तो हमने इस्तेमाल किया कोई। और निश्चित रूप से जो आया वो कोई ना कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई प्राणी है, इसीलिए हमने उसकी जगह काम किस शब्द का इस्तेमाल किया, कोई का इस्तेमाल किया। तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से अगर मैं ये लिख दूं कि दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है। अब कोई कौन, यदि हमें जानकारी होती है, अभी यदि हमें निश्चयात्मक ज्ञान होता कि दरवाजे पर रमेश है, दरवाजे पर भिखारी है, दरवाजे पर गुरुजी हैं, तो हम ये थोड़ी करते कि दरवाजे पर कोई है। हमें जानकारी नहीं है भाई कि दरवाजा जो खटखटा रहा है या दरवाजे पर जो व्यक्ति खड़ा है वो हमारा मित्र है, हमारा रिश्तेदार है, या अजनबी व्यक्ति है, हमारे गुरुजी हैं, या फिर कोई भिखारी है। जानकारी नहीं है उसके विषय में, तभी तो हमने कोई का इस्तेमाल किया। लेकिन जो है वो प्राणी है, इसलिए कोई। इसी प्रकार से यदि मैं कहूं कि आपकी जेब में कुछ है, तो जेब में, अब देखिए जेब में प्राणी तो हो नहीं सकता। जेब किसके लिए बनाई गई है, पॉकेट किसके लिए बनाई गई है, पॉकेट वस्तुओं को रखने के लिए बनाई गई है भाई। तो आपकी जेब में कुछ है, यहां पर अब जानकारी नहीं है ना, जेब में जो सामग्री है, जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो दिखाई थोड़ी दे रही है, नहीं पता उसमें जरूरी कागजात हैं या पैसे हैं या हमारी रुमाल है या और कुछ, कोई भी तो पता नहीं ना। इसीलिए चूंकि वस्तु है, वस्तु, तो हम कुछ का इस्तेमाल करेंगे। आपकी जेब में कुछ है, लेकिन कुछ क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं, इसलिए हम कुछ का इस्तेमाल करते हैं। तो व्यक्ति के लिए कोई का प्रयोग और वस्तु के लिए कुछ का प्रयोग। यहां व्यक्ति का मतलब आप प्राणी समझिएगा और यहां पर वस्तु का मतलब आप वस्तु समझिएगा। अब मैंने एक बात और कही थी आप लोगों की, अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है उसका प्रयोग अप्राणी के लिए तो होता ही होता है, लेकिन अप्राणी के साथ साथ तुच्छ प्राणियों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अप्राणी के लिए तो हम इसका इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन साथ साथ में जो तुच्छ प्राणी होते हैं
उनके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? कुछ का प्रयोग। जैसे मैंने लिखा कि चाय में कुछ गिर गया। अब कुछ क्या? जैसे मैं चाय पी रहा हूं, मान लीजिए, या आप लोग चाय पी रहे हो, कहीं से कोई चीज उड़ती हुई आई और आपके चाय के कप में गिर गई, आप देख नहीं पाए। यदि आप देख लेते कि चाय में जो गिरने वाली चीज है या जो प्राणी है वो मक्खी है, मच्छर है, तो हम लोग कहते चाय में मक्खी गिर गई, चाय में मच्छर गिर गया, लेकिन हम देख नहीं पाए और वो चीज चाय के अंदर। अब चूंकि देख नहीं पाए तो हमारा ज्ञान निश्चयात्मक नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? चाय में कुछ गिर गया। अब हो सकता है गिरने वाली चीज जो है, या हमें यह मालूम भी है कि गिरने वाली चीज प्राणी है, लेकिन वो प्राणी कौन सा है? वो मक्खी है, मच्छर है, या यूं ही कोई पंख वाला कीड़ा है, देख नहीं पाए। लेकिन ये जरूर देख पाए कि वो जो चीज गिरी वो प्राणी है। तो हम वह कोई का इस्तेमाल थोड़ी करेंगे कि चाय में कोई गिर गया, नहीं, चाय में कुछ गिर गया, कुछ का इस्तेमाल ही किया जाएगा। जबकि गिरने वाली चीज जो है वो तुच्छ प्राणी, आकारगत छोटा प्राणी, मक्खी मच्छर हो सकता है, तो हम कुछ का इस्तेमाल ही करेंगे। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने सर्वनाम के 3 महत्वपूर्ण भेद, 3 शुरुआती भेद पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है पुरुषवाचक सर्वनाम। एक बार ब्रीफली हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष किसे कहते हैं? तो पुरुष में 3 चीजें आती है। पुरुष में वक्ता और लेखक, श्रोता और पाठक, और वक्ता और श्रोता के बीच में जो थर्ड व्यक्ति, थर्ड पर्सन, जो बातचीत का विषय है, जो बातचीत की विषय वस्तु है, उसे भी हम शामिल करते हैं। तो अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखें तो पुरुष हो गए 3 प्रकार के। वक्ता और लेखक, उसको हम प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष के नाम से जानते हैं। जो श्रोता और पाठक होता है उसे हम द्वितीय पुरुष या फिर मध्यम पुरुष के नाम से जानते हैं। और वक्ता और श्रोता के बीच में जो विषय होता है उसे हम तृतीय पुरुष, थर्ड पर्सन या फिर अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। अब हमने पुरुष को 3 श्रेणियों में डिवाइड कर लिया, तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी कितने प्रकार के होंगे? 3 ही प्रकार के होंगे। तो जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके अंतर्गत सर्वनाम आता है मैं का बहुवचन हम। इसी प्रकार से मध्यम पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है वो मूल सर्वनाम तो होता है तू, और उसका बहुवचन क्या होता है? तुम। और तुम की जगह अगर आदर की बात हो तो हम आपका इस्तेमाल भी करते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वह, और वह का बहुवचन होता है वे। ये हो गए उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है। अब उत्तम, मध्यम और अन्य के अंतर्गत आगे समझने वाली बात यह है कि उत्तम पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसका प्रयोग वक्ता करता है, खुद के लिए करता है, लेखक करता है, खुद के लिए करता है। और खुद के लिए इस्तेमाल होने वाला सर्वनाम है मैं का प्रयोग वो खुद के लिए ही तो करता है, हम का प्रयोग वो खुद के लिए ही तो करता है। इसी प्रकार से यही वक्ता, इस्तेमाल वक्ता ही करेगा। यही वक्ता अगर श्रोता के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो वो कौन से सर्वनाम का इस्तेमाल करेगा? तू का इस्तेमाल करेगा, तुम का इस्तेमाल करेगा, या आपका इस्तेमाल करेगा। तो तू, तुम और आप, ये क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और यही वक्ता तीसरे व्यक्ति के लिए, थर्ड व्यक्ति के लिए, श्रोता को छोड़ दो, श्रोता के अलावा जो भी है वो थर्ड है, तो थर्ड व्यक्ति के लिए, थर्ड पर्सन के लिए वो जिस सर्वनाम का इस्तेमाल करेगा वह, और वह क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा कि भाई ये जितने भी सर्वनाम होते हैं, 2 सर्वनामों को छोड़ देना, कुछ और क्या, इनको छोड़ देना। बाकी जो 9 सर्वनाम है उनका रूप जो बदलता है वो कारक चिन्ह जोड़ने से बदलता है। कैसे बदलता है? एक नमूने के तौर पे मैंने आप लोगों को यहां समझाया है। इसी आधार पे हम सारे सर्वनामों का रूप बदल सकेंगे, कुछ और क्या को छोड़कर। ठीक है। जैसे मैं के साथ नहीं लगाओगे मैंने, को लगाओगे मुझे, मुझको नहीं बनेगा, ध्यान रखना। इसी प्रकार से लगाओगे मुझसे, के लिए लगाओगे मेरे लिए, से लगाओगे मुझसे। का के की जगह हम रारेरी का प्रयोग करेंगे केवल उत्तम और मध्यम में, बाकी किसी में नहीं। और मैं और पर तो मुझ में, मुझ पर। बहुवचन बनाना है तो हमने, हमें, हमसे, हमारे लिए, हमसे, इस प्रकार से बन जाएगा। राइट। चलिए आगे चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे एक नाम और दिया गया संकेतवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब होता है डेफिनेट, किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान कराने के लिए हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। 2 होते हैं, यह और वह, दिस एंड दैट। यह का प्रयोग निकट के लिए करते हैं और वह का प्रयोग दूर के लिए करते हैं।
और तब करते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु हमारी आंखों के सामने है, मौजूद है, हम संकेत करके उसे बता सके तब। और उसके बाद में हमने पढ़ा था क्या, ये बड़ी बात, अन्य पुरुष और निश्चयवाचक, इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों ही सर्वनाम वह के रूप में पढ़े जाते हैं। अन्य पुरुष तब है जब व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुआ है, वस्तु के लिए इस्तेमाल हुआ है तो अन्य नहीं है, क्योंकि पुरुषवाचक का इस्तेमाल केवल और केवल व्यक्ति के लिए होता है। अगर व्यक्ति के लिए तब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम उसे अन्य माने या निश्चय माने। तब आपको यह देखना है कि वाक्य का भाव क्या कह रहा है। यदि व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है उसके बारे में निश्चयात्मक ज्ञान है और वो आंखों के सामने है, तब तो वह, और जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है वो आंखों के सामने नहीं है, तब हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम उसे मानेंगे। अगली हमने बात की थी, देखो इसके बाद में हमने बात की थी अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। ये लो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जब किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो, यानी अनिश्चयात्मक ज्ञान हो, इनडेफिनेट नॉलेज हो, तब हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वो अनिश्चयवाचक दो होते हैं, एक कोई होता है और एक कुछ होता है। कोई का प्रयोग प्राणियों के लिए करते हैं और कुछ का प्रयोग अप्राणियों प्लस तुच्छ प्राणियों के लिए कुछ का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ उदाहरण भी हमने देखे थे, ये देखिएगा, जैसे कोई आया है, दरवाजे पर कोई है, और कुछ का इस्तेमाल आपकी जेब में कुछ है, ये अप्राणी हो गया। इसी प्रकार से चाय में कुछ गिर गया, ये भी, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे की जो क्लास होगी उसमें जो बचे हुए सर्वनाम है उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।